नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज की दस्तक है उत्तर प्रदेश में क्या शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, या फिर डैमेज कंट्रोल की सियासत चल रही है, या फिर किसी भी तरह की सियासी आपदा से पहले तैयारी वाली मॉक ड्रिल। जहां 27 तारीख को मुख्यमंत्री को दिल्ली आना है। 2027 तक यूपी में बीजेपी के लिए मोमेंटम बनाए रखने की बात करते मुख्यमंत्री 10 दिन में करीब 100 विधायकों से मिल चुके हैं। सबकी सुन रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हार क्यों हुई थी, बता रहे हैं कि आगे कैसे संभालना है। तो क्या यूपी में ऑल इज वेल? एक बोट नदी में आराम से तैरती बोट, एकदम किसी सरकार की तरह जिसे किसी खतरे की चिंता नहीं। अचानक इस बोट में सवार लोग ही रस्सी उठाकर अपनी ही नाव को पलट देते। क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति सियासत में ऐसी ही है, जहां विपक्ष दावा करता है अपने ही अपनी सरकार को पलट देना चाहते हैं? लेकिन अब देखिए, तीन तरफ से अचानक राहत की टीम आ जाती है। पलटी हुई राफ्ट यानी बोट से डूबते लोगों को बचाने में सक्रिय हो जाती है। जैसे मान लीजिए संघ, सरकार और संगठन मिलकर उत्तर प्रदेश में चलती सियासी हलचल में मंथन करके स्थिति को संभालने में जुटे। दरअसल आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाढ़ से पहले राहत और बचाव का मॉक ड्रिल देख रहे हैं। कुछ ऐसा ही मॉक ड्रिल क्या राजनीति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं, जिसमें एक के बाद एक अलग अलग मंडल से आने वाले मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के साथ मुख्यमंत्री एकदम एक्शन मोड वाली मीटिंग कर रहे हैं। और तब दस्तक देता सवाल, उत्तर प्रदेश बीजेपी में क्या चल रहा है? शक्ति प्रदर्शन, रूठों को मनाने का दर्शन, डैमेज कंट्रोल, या फिर सब कुछ अंडर कंट्रोल? क्योंकि अब तक जहां मुख्यमंत्री का काफिला ही हर जगह पहुंचता आया था, जहां तक मुख्यमंत्री ही जाकर लोगों तक मिलते आ रहे थे, वहां लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर जनप्रतिनिधियों की गाड़ियां लगातार पहुंचने लगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद मंडल के सांसद और विधायकों से मिलते हैं, फिर मेरठ मंडल के सांसद और विधायकों से बातचीत करते हैं, बरेली मंडल के भी सांसदों और विधायकों को बुलाकर योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। प्रयागराज मंडल के सांसद और विधायक से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर ली है। इन बैठकों में दावा है कि अगर मुख्यमंत्री ये जानना चाहते हैं कि वोट क्यों घटा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा समय जनता के बीच देना चाहिए, तो विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्र की अफसरशाही के बेलगाम होने की शिकायत करते हैं। चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल का पालन अधिकारी करें। अधिकारियों की वजह से कार्यकर्ताओं में फैलते असंतोष को दूर किया जाए। वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी करने वाले अधिकारी छोड़े न जाएं। इसी बैठक से निकले लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव से बातचीत करते हैं। कहते हैं अगर मुख्यमंत्री अधिकारियों के खिलाफ सबूत मांगते हैं तो विधायक का बोलना ही काफी होना चाहिए। हम लोग अपना काम छोड़ के जनता की सेवा के अलावा, विकास के अलावा, पार्टी मजबूत कैसे उसे छोड़ करके कैमरा लेके घूमेंगे कि ये अधिकारी जो है ये भ्रष्टाचार कर रहा है, उसका सबूत बनाएंगे हम, या कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे? विधायक अगर बोल रहा है, उनके पास लोग आ रहे हैं, किसी अधिकारी के बारे में सबको मालूम होता है कि वो बेईमान है कि ईमानदार है, उसका परसेप्शन उसके आते ही बन जाता है। तो अगर वो सही काम नहीं करता और माननीय विधायक कह रहा है और उसके पास कोई चीजें आई हैं, कोई लोगों ने कहा जी मुझसे इतने पैसे लिए गए, या कोई चिट्ठी दी है, उस पर अगर माननीय विधायक ने चिट्ठी लिख दिया, कह दिया, तो उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मान लिया कोई डीजीपी है और वो सिपाही की शिकायत आ रही है, क्या डीजीपी को अगर सिपाही के खिलाफ शिकायत आ रही है तो प्रमाण से ही हटाने के लिए डीजीपी तुरंत उसको सस्पेंड करके जेल भेज देगा? तो जब विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है, डीजीपी से भी बड़ा है, तो विधायक जो कह रहा है वो जिम्मेवार है इलाके का, अपने का, अपनी विधानसभा का, और जनता जनार्दन होती है, जनता का चुनाव हुआ है, तो जो जनप्रतिनिधि है वो कोई बात कहेगा तो वो क्या बिना सबूत के कह देगा? सीएम ने कहा था कि जिन जिले के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं वो लोग साक्ष्य दे, विधायक दे, हम कार्रवाई करेंगे। नहीं तो ये तो अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान ले रहे हैं, तो सब बढ़िया बातें हो नहीं सकती। पिछले दिनों जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह रहे हों, या फिर बुलंदशहर से विधायक प्रदीप चौधरी, योगी राज पार्ट 1 में मंत्री रहे मोती सिंह, कन्नौज से हारे सुब्रत पाठक, मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्रा, वाराणसी से विधायक त्रिभुवन राम,
ऐसे दर्जन भर से ज्यादा विधायक या बीजेपी नेता हैं जिन्होंने थाने कचहरी समेत हर जगह सरकारी अधिकारियों के नाकारेपन और भ्रष्टाचार की शिकायत पहले रखी। अब दावा है जो विधायक योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं वो अब भी कहते हैं एक्शन अधिकारियों पर हो। मेरठ की घटना हुई तो मेरठ की घटना में 2 घंटे एक सीओ ने अपने पैरों में बैठाए रखा कि माफी मांगो तो छोड़ देंगे। गाजियाबाद में इसी तरह से कई घटनाएं हुई और तमाम जिलों में हैं। उन्हीं को जनप्रतिनिधियों ने बात को ऊपर पहुंचाया। तो उन अधिकारियों को जो जिनकी गलतियां हैं उनको केवल लाइन हाजिर कर दिया, ये पर्याप्त नहीं है। विधायक सांसद इस बात से खुश हैं कि उनकी सीधे मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं। लेकिन यूपी में होती इस बैठक के बीच केशव प्रसाद मौर्य के घर होने वाली बैठक पर भी नजर रखना जरूरी है। 5 कालिदास मार्ग और 7 कालिदास मार्ग, एक तरफ मुख्यमंत्री का घर और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम का घर। उत्तर प्रदेश में बैठक के साथ सियासी उठापटक की दस्तक अभी जारी है। 15 जुलाई से अब तक का एक हिसाब हमने लगाया है जो बताता है कि मुख्यमंत्री करीब 100 विधायकों से मिले, जिसमें प्रयागराज मंडल करीब 10 विधायक, मेरठ मंडल से करीब 20 विधायक, बरेली मंडल से करीब 20 विधायक, मुरादाबाद मंडल से करीब 10 विधायक, साथ ही 30 से ज्यादा विधायकों से मिले हैं। 50 से ज्यादा लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, विधान परिषद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों से मुलाकातें की हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की 15 जुलाई से मुलाकातों को देखें तो करीब 40 से ज्यादा विधायक, करीब 5 से ज्यादा सांसद, 10 से ज्यादा विधान परिषद सदस्य, 30 से ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद या पार्टी के पदाधिकारियों से मिल चुके हैं। दोनों तरफ मुलाकातों के इस दौर में दस्तक यही है कि यह खींचतान क्या दिल्ली की बैठक के बाद रुक जाएगी। 5 कालिदास मार्ग आवास है मुख्यमंत्री का और 7 कालिदास मार्ग आवास है सरकार से बड़ा संगठन बताने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। विधायकों, नेताओं, मंत्रियों से शिष्टाचार मुलाकातें बताती तस्वीरें दोनों तरफ से उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्ट की जा रही हैं। क्या ये दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले का शक्ति प्रदर्शन वाला दौर चल रहा है, जहां केशव प्रसाद मौर्य अगर अपने घर विधायकों और नेताओं से मिलते हैं तो यूपी में बीजेपी के ही विधायक खेमेबाजी करते हुए इशारों में केशव को ही बड़ा नेता बताने लगते हैं। पार्टी के डिप्टी सीएम की बात नहीं है। पार्टी के एक अकेले ऐसे नेता हैं जिनके पास सबसे ज्यादा मास है, जिनके नाम पे अगर ये पता चलता है लोगों को कि केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं तो कार्यकर्ता को ऐसा खुशी मिलती है जैसे एक बच्चे को उसकी मां बिछड़ी मिल जाए। बैठक वाली खेमेबाजी के उत्तर प्रदेश में ये है संजय निषाद। बीजेपी के साथ ही निषाद पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश में मंत्री। ये उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मॉडल तक पर सवाल उठा चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य से पहले मिले थे, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल पाए हैं। पॉलिटिकल पावर के हिसाब से वो उनको रखें कि कम से कम किसी भी, मान लीजिए कोई मोबाइल से बात कर लिया तो यस नो हो जाए तो कुछ ठीक है, जिससे कि वो आदमी जो है आश्वस्त हो जाए। क्योंकि जनप्रतिनिधि वादा करके आता है जनता से, तो जनता के बीच का वो कड़ी है। तो अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो सब लोग, हम लोग तो उन्हीं से कहेंगे और उम्मीद है कि सबके लिए जो उन्होंने कहा है कि इस समय की हम अधिकारियों को कार्रवाई करेंगे, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं बैठकों के बीच खबर आई कि पल्लवी पटेल, जिन्होंने सिराथू की सीट से केशव प्रसाद मौर्य को हार का स्वाद चखाया, वो बुधवार को योगी आदित्यनाथ से मिली। केशव को हराने वाली विधायक का इस सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री से मिलना क्या कहता है? दावा ये किया गया कि वो सिर्फ अपने इलाके की समस्या लेकर आई। लेकिन अभी के वक्त में लखनऊ से दिल्ली तक की बैठक पर नजर अखिलेश यादव की भी है, जो मानसून ऑफर 100 विधायक लाओ सरकार बनाओ का पहले ही दे चुके हैं। जो मैं देख रहा हूं उसके बारे में मैं बात कहता हूं। सुनने में आ रहा है कि अंदर झगड़ा है, झगड़ा अंदर ही नहीं है, दिल्ली तक झगड़ा है। तो विपक्षी लोग कुछ तो ऑफर करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से कोशिश में लगाए कि कोई बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, तो अगर उस पे बैठने के लिए अगर हम कोई ऑफर दें, आश्वासन दें, सवाल ये है कि वो कितना खुद ताकतवर है। हमारे बैठाने से कोई नहीं बैठेगा, हमारे ऑफर से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने जा रहा है, लेकिन कम से कम उन्हें तो प्रयास करना चाहिए जो प्रयास चल रहा है। बैठकों की इन दस्तक के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने 2 चुनौतियां हैं। एक चुनौती 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की,
दूसरी चुनौती उत्तर प्रदेश में पहले पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने के बाद रद्द हुई परीक्षा को अब दोबारा बिना पेपर लीक के कराना, क्योंकि एक तरफ चुनावी कौशल दिखाना है, दूसरी तरफ अपने सख्त प्रशासन वाली छवि को डेंट लगने से रोकना है। लोकसभा चुनाव में 29 सीटें 2019 के मुकाबले इस बार लीक होने के बाद चुनौती है 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कहीं जीत फिर से लीक ना हो जाए और 60,244 पदों की सीधी पुलिस भर्ती परीक्षा अब की बार अगस्त में बिना लीक के पूरी हो जाए। याद करिए, इसी साल फरवरी के महीने में यूपी में निकली बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। नौकरी की उम्मीद जो लगाए बैठे थे, प्रदर्शन उन्हें करना पड़ा। फिर जाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द किया। एसटीएफ को जांच सौंपी गई। मुख्यमंत्री ने तब कहा, अब वो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। फरवरी में परीक्षा रद्द हुई, फिर चुनाव आ गया। यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी करने वालों का इंतजार लेकिन अब खत्म हो रहा है। तय हुआ है 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा होगी। कुल 48 लाख बेरोजगार युवा इस भर्ती में शामिल होंगे। 5 दिन परीक्षा चलेगी। हर दिन 2 पाली में परीक्षा है। हर पाली में 5 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थी रोडवेज की बस में फ्री में जा पाएंगे। लेकिन क्या परीक्षा पेपर लीक फ्री हो पाएगी? क्योंकि सच ये भी कि उत्तर प्रदेश में 2019 से अब तक 8 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और तब पुलिस भर्ती को लीक मुक्त कराना सरकार की चुनौती है। किसी भी पाली में 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी ना हो और उनके लिए परीक्षा की शुचिता को, उसकी ट्रांसपेरेंसी को और उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सभी आवश्यक और संभव कदम उठाए गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी शुचिता को मेंटेन रखते हुए एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के अंतर्गत हमें परीक्षा संचालन कर पाएंगे। ये तो कहा है सर, कानून तो पहले से थे, पर अमल करने की भी तो बात है। इनके खुद के नेता विधायक सब इसमें इन्वॉल्व हैं, रहते हैं, तो पर हम चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से हो परीक्षा। बस इस बार बिल्कुल अच्छे से पेपर होना चाहिए, कोई भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए इसमें, बस इतनी कहना है हमारा। तो एग्जाम से पहले ही पेपर आ चुका था बच्चों के पास, बहुत परेशानी हुई। अगर कोई भी पकड़ेगा 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा इस पे। ठीक है, देखो अगर पेपर लीक नहीं होता है, निष्पक्ष पेपर होता है तो अच्छा है। स्टूडेंट लाइफ जो है वो नहीं बिगड़ेगी, अच्छी चलेगी और पढ़ने में बच्चों को मन लगेगा, जिससे कि पढ़ाई अच्छी होगी बच्चों की। और सही है, पेपर जल्दी हो रहा है तो टेंशन भी खत्म हो जाएगी। पेपर जल्दी होगा, अच्छे देंगे। पढ़ाई अभी तक तैयारी ठीक है, देखो आगे पता नहीं क्या होगा, पर यह पेपर निष्पक्ष हो, पेपर कोई लीक ना हो, बिल्कुल एकदम एवन हो, कोई सरकार की या किसी भी चीज की कोई घोटालापंती ना हो। यूपी में अब की पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून बना हुआ है, जिसमें आजीवन उम्र कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जिन लोगों ने परीक्षा की शुचिता पे कुछ भी उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, वे लोग उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं। आपने देखा होगा उनकी सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है, उन सबके घरों में रेड पड़ रहा है। उन लोगों को पूरी तरीके से सरकार अपने शिकंजे में ले चुकी है और पहले तय कर चुकी है कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी। ऑल इज वेल वाकई में और भी मजबूत तब होगा जब 10 सीटों के उपचुनाव में अपनी 5 सीट सुरक्षित रखने के साथ ही समाजवादी पार्टी की 5 में से कुछ सीटें बीजेपी जीत पाए। तब लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान का जवाब यूपी सरकार दे पाएगी। साथ ही निगाहें उस मिल्कीपुर सीट पर भी हैं, जहां के विधायक अवधेश प्रसाद अब अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद लोकसभा के सांसद। जीत का ये सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए, याद रखना।
हार के मंथन पर हुई बैठक में जिस मोमेंटम को बनाए रखने की बात मुख्यमंत्री ने कही, वो उत्तर प्रदेश में चलती खींचतान में क्या तब भी कायम रहेगी जब चुनौती उपचुनाव की है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें हैं। करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा और सीसामऊ। इनमें से 5 सीट समाजवादी पार्टी के पास है, तो आरएलडी निषाद पार्टी की 1 है, बीजेपी की 3, यानी 5 एनडीए की, 5 इंडिया गठबंधन की। लेकिन असली चुनौती क्या अयोध्या विधानसभा से जुड़ी फैजाबाद सीट से लोकसभा में जीते अवधेश प्रसाद वाली मिल्कीपुर के उपचुनाव में। अवधेश प्रसाद, जिन्हें अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों लगातार बीजेपी के राम मंदिर मुद्दे की हार की ट्रॉफी बताते, उन्हें पोस्टर बॉय दिखाते हुए सामने आते हैं। 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। क्या उन्हीं अवधेश प्रसाद की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीतकर बीजेपी अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद की हार का बदला ले लेगी? कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा। ये समाजवादी टमाटर पीडीए अवधेश प्रसाद की सीट को लेकर ऐसे वीडियो के जरिए पार्टी सियासी लड़ाई लड़ रही है। सभी को राहत भरा जहां टमाटर की महंगाई को मुद्दा बनाया जाता है 20 रुपए और समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के नेता ऐसे वीडियो वायरल करते हैं, दावा करते हैं कि 20 रुपए में समाजवादी पार्टी टमाटर जनता को दिला रहे हैं, जबकि वीडियो में दिखता है कि टमाटर मुश्किल से 10 किलो लेकर ये बैठे हैं। अयोध्या के पास की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत चारों प्रभारी अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या में बैठक करके उपचुनाव को लेकर मंथन संगठन के लोगों के साथ किया जाता है। गफलत पैदा करने की कोशिश हुई है और वो हम साफ करेंगे जनता को। पार्लियामेंट की चर्चाओं में बहुत सारी चीजें इधर साफ हुई हैं, पूरी उसके ऊपर बहस और जब चर्चा हुई है तो ये बात तो देश की जनता सुन रही है। सबके सामने हो जा रहा है कि किस तरीके से इन लोगों ने झूठा फरेब के तरीके से और गलत तरीके से लोगों को मिसलीड करके वोट लिया है और उसके बावजूद भी 100 पार नहीं कर सके। मिल्कीपुर विधानसभा ऐसी सीट है जहां 9 बार से अवधेश प्रसाद विधायक रहे हैं, इस बार फैजाबाद से सांसद बने हैं। मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद की सीट अगर बीजेपी ले जाती है तो ये सिर्फ अयोध्या का सियासी बदला ही नहीं होगा, बल्कि खींचतान के तूफान में मिल्कीपुर की जीत योगी सरकार की मजबूती का लंगर भी होगा। और अब संसद से आई आज की दस्तक देखिए, जहां आज सुबह लोकसभा में मुद्दा उठा कि विपक्ष ने इसे गाली का सत्र बना दिया है। दोपहर तक कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस से बीजेपी में आए रवनीत सिंह बिट्टू में ऐसी तीखी बहस हुई कि संसद को स्थगित करना पड़ा। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। पंजाब से आए तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। मीटू में ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। बिट्टू जी, आपके पिताजी
शहीद हुए थे। माननीय सदस्य लेकिन जी, मैं आप आपको अपनी कह बात दूं, वो उस कंप्लीट दिन करिए। नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। आज देश माननीय राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। मैं आग्रह कर रही हूँ, माननीय चेयरमैन जी, आप वो मुझे तंग कर रहे हैं जी, उनको बोलो बैठे, उनको बुलाइए। वो पंजाब से आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील माननीय चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई। सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट ये। माननीय सदस्य अपनी बात कंप्लीट करें। माननीय चेयरमैन जी, आपका धन्यवाद। माननीय चेयरमैन जी, मैं लास्ट बात करके बैठ जाना है और मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि आज, अरे सुनो भैया, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे। मैडम 2 बजे तक उठाइए, 2 बजे तक। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। देश के कई राज्यों में इस समय भयानक बारिश हो रही है। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में तेज बरसात से लोगों का हाल बेहाल है। पुणे शहर में तो आज इतनी बारिश हुई कि रिहायशी इलाके डूब गए, सड़कें नदियां बन गई, पूरा का पूरा शहर ऐसा लग रहा है जैसे डूब गया है। पुणे में बारिश के अलर्ट को देखते हुए कल सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं और सेना तैनात है जो रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी निभा रही है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे शहर की है, जो इस वक्त पानी की चपेट में है और वहाँ कब कौन कहाँ बह जाएगा कोई नहीं जानता। बारिश के पानी में बहती इस कार में 2 लोग सवार हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि ये लोग मौत से बेहद करीब हैं, क्योंकि अगर ये सड़क से इस नाले में बह गए तो इनका बचना नामुमकिन होगा। वीडियो की शुरुआत के 30 सेकंड तक लोग इन्हें बचाने के लिए चिल्लाते हैं। अब सवाल ये है कि इन लोगों का क्या हुआ? इसका जवाब वीडियो का दूसरा हिस्सा देता है, जिसमें कुछ लोग अपनी जान पर खेलकर इन लोगों को गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकालते हैं। ये देखिए, पुणे में बारिश ने हालात कितने खराब कर दिए हैं, इसका एहसास आपको हो गया होगा। जहां पानी लोगों को डरा रहा है, इसका एक और सबूत पुणे के एकता नगर पहुंचे सेना के ये ट्रक देते हैं, जिन्हें हालात हाथ से बाहर निकलने पर बुलाया गया। अब मेट्रो से बनाए गए इस वीडियो को देखिए, जिसमें शहर के बीच बहने वाली मुथा नदी में उफान वाकई में डराता है। पुणे में लगातार हो रही बारिश सब कुछ डुबोने पर आमादा है। ये पुल भी जो करीब करीब उसकी चपेट में है। अब मेट्रो स्टेशन के बगल की तस्वीर देखिए, आपको लगेगा कि ये नदी नहीं बल्कि समंदर है। अब सवाल है कि पुणे में ये सब कैसे हुआ, तो इसका पहला जवाब लगातार होती बारिश है। लेकिन रिहायशी इलाकों में बोट चलने की एक और बड़ी वजह है, जिसके लिए लोग प्रशासन को दोषी मानते हैं। दरअसल पुणे में भारी बारिश के बाद जब खड़गवासला बांध में पानी ज्यादा हुआ तो वहां से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बारिश से बांध भर गया और प्रशासन ने सुबह 7 बजे से 9,416 क्यूसेक की रफ्तार से नदी में पानी छोड़ना शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने इस बारे में पहले से अलर्ट नहीं किया और आधी रात से उनके घर में पानी भरना शुरू हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि शहर के निचले इलाकों की सोसाइटी करीब करीब डूब गई। ये देखिए किस तरह से बाइक पानी में डूबी हुई है। सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जल समाधि ले चुकी हैं। नौबत ये आ गई कि लोगों को फायर ब्रिगेड को बोट से रेस्क्यू करना पड़ा।
कब से यहाँ पानी जमा हुआ? अभी आप नीचे उतरे, सामने आ रहे हो, क्या एग्जैक्टली यहाँ के हालात हैं? हम लोग 3:30 बजे से यहाँ है, रात को 3:30 बजे से यहाँ है और 3:30 बजे हम लोगों को समझा कि पानी आया है। कोई सूचना नहीं, कोई आया नहीं है, वो कोई बताने को आया नहीं है हम लोग को। मतलब यहाँ लाइट भी नहीं है? लाइट रात को ही गई 12 बजे। हाँ, लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है। ये टाइम पहली बार ऐसा हुआ है और वो भी रात में 3 बजे पानी छोड़ा है, जब सब गहरी नींद में थे। ना किसको मालूम था, ना किसको, कितने जन अभी भयभीत हुए, लेकिन अभी तक कोई ना इधर दूध आया है, ना पानी आया है, ना सादा एक मेणबत्ती भी, कैंडल भी नहीं आया है। पुणे के कई इलाकों में पानी और बिजली की सप्लाई रात से ही बंद है। बारिश के बीच एक जगह करंट लगने से कुछ लोगों की मौत हो जाने से प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने को कहा। ऐसे में जब समाज सेवी उनकी मदद के लिए आगे आए तो पुणे की कॉलोनियों में ये तस्वीर दिखी, जिसमें घरों में कैद लोगों ने मदद के लिए इस तरह से बैग लटकाए। लोगों का आरोप है कि उन्हें सुबह खबर मिली कि उनके दुकान और घर में पानी भर गया है। ये एक क्लिनिक की तस्वीर है जहां पानी भले ही निकल गया हो, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया है। इधर पानी छोड़ा है और 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है, ये पता चला हमको। बाद में हम इधर भाग के आए तो क्लिनिक में पानी घुस गया था और पुलिस डिपार्टमेंट अंदर जाने भी नहीं दे रहा था। तो हमको गवर्नमेंट को यही बताना है कि पहले इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। और एकदम 40,000 छोड़ने की बजाय अगर 10,000 छोड़ते हैं तो लोगों के घर में पानी नहीं घुसेगा। पुणे में बारिश के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए डिप्टी सीएम और प्रभारी मंत्री अजीत पवार लगातार बैठक कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ के हालात को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है, क्योंकि किसी के लिए भी घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। ये देखिए किस तरह से चलती हुई एक स्कूल वैन पर पुणे में पेड़ गिर गया। पुणे शहर ही नहीं, जिले के पिंपरी चिंचवड, मावल और लोनावाला इलाकों में भी मूसलाधार बारिश ने ऐसी हालत पैदा कर दी जिसे देखकर लगता है मानो एक साथ आसमान फट पड़ा हो। पुणे जिले में पिछले 72 घंटों से मूसलाधार बारिश शुरू है। अभी हम पिंपरी चिंचवड के मोरिया गोसावी मंदिर परिसर में है और यहाँ आप देख सकते हो कि पूरा जो मोरिया गोसावी का मंदिर है, जिसकी ऊंचाई कम से कम 40 से 50 फुट तक है, ये पूरा मंदिर पानी में डूब चुका है। ये पूरा जो परिसर है जलमय हो चुका है। पिछले 72 घंटों से पिंपरी चिंचवड हो, लोनावला हो या मावल हो, इधर बहुत मूसलाधार बारिश शुरू है। इसी जबरदस्त बारिश के कारण मलवली इलाके के एक बंगले में 20 से अधिक पर्यटक फंस गए। बहुत मुश्किल से गले तक पानी में जाकर शिवदुर्ग बचाव दल पर्यटकों को बाहर निकाल लाए। पुणे से ओमवार बाबले के साथ आज तक ब्यूरो। पुणे की ही तरह मुंबई में भी बारिश से सड़कें समुद्र बनी हुई हैं। मुंबई में आज की रात भारी बारिश की चेतावनी भी है। मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह 8:30 बजे तक मुंबई में भारी बरसात हो सकती है। बारिश की वजह से मुंबई से पुणे के बीच चलने वाली 3 एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द करना पड़ा है। मुंबई का बारिश में यूं डूब जाना किसी को भी नहीं चौंकाता। देश की आर्थिक राजधानी में हर साल बीएमसी के दावे इसी तरह बह जाते हैं। अब ये देखिए, ये मुंबई से सटा कल्याण है, जहां सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी भरने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ये तस्वीर मुंबई की हकीकत से रूबरू करवाती है, आपको सोचने पर मजबूर करती है कि मायानगरी से वसूला जाने वाला टैक्स कहां बह जाता है। अगर हम ये न बताएं कि मुंबई से सटे कल्याण की तस्वीर है, तो आप इसे शायद किसी छोटे कस्बे शहर की तस्वीर मानेंगे, लेकिन ये मुंबई की हकीकत है। मुंबई में सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच कई इलाकों में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अंधेरी में सबसे ज्यादा 157 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद बीएमसी ने सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया। मौसम विभाग ने पालघर, ठाणे और मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने मुंबई के कई इलाकों में कल सुबह 8:30 बजे तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके बाद बीएमसी ने लोगों से अपील की कि वो घर पर ही रहें और सिर्फ
बेहद जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकले। आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि कोल्हापुर है या बाकी जैसे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी है, इनके लिए फोरकास्ट क्या रहे? आने वाले 3-4 दिन में अगर आप देखोगे तो पूरे महाराष्ट्र में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने वाले और वेरी हेवी रेनफॉल जहां जहां होने वाले वो तो मैंने आपको बताया, पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़ के लोकेशन पे वेरी हेवी और रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। मुंबई में बारिश से उसे जलापूर्ति करने वाली झील भी उफान पर है। हम इस वक्त मौजूद हैं कल्याण अहमदनगर हाईवे पर, शहाड और टिटवाला के बीच हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ पर उल्लास नदी में भारी मात्रा में जो उल्लास नदी का स्तर है भारी बरसात की वजह से बढ़ गया है और उस वजह से आसपास के इलाकों में भारी जल जमाव हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यातायात भी काफी प्रभावित हुई है, गाड़ियां बहुत सारी बंद पड़ गई हैं और इस वजह से शहाड और टिटवाला के बीच में जो लिंक है वो एक तरीके से टूट गया है। किसी तरीके से जो ऊंची गाड़ियां हैं वो इस पानी से निकल पा रही हैं, पर जो लो हाइट की गाड़ियां हैं वो निकल नहीं पा रही हैं और इस वजह से पूरी तरीके से यातायात यहां पर ठप हो गई है। मुंबई में भले ही भारी बारिश हो रही हो, लेकिन इससे बीएमसी की नाकामी कम नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मुंबई की हर सोसाइटी बारिश के मौसम में इस तरह न डूबती। ये कल्याण की अंबिका सोसाइटी है, जहां घुटने से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर डूबने से लोग घर छोड़कर बाहर रहने को मजबूर हैं। पिछले 24 घंटे से हो रही तेज बारिश के कारण शहर में अलग अलग ठिकानों पे जो बोले तो निचले इलाकों में जल जमाव शुरू हो गया है। मैं एक कल्याण की सोसाइटी है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ घुटने से ऊपर पानी भरा हुआ है। पूरी सोसाइटी का जो ग्राउंड फ्लोर है वो पानी में डूब गया है। आप देख सकते हैं कुछ लोग घर खाली करके मतलब सुरक्षित जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा सोसाइटी जलमय हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा सोसाइटी जलमय हो चुका है। मेरे साथ कुछ निवासी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये जल जमाव कब से हुआ है, क्या तकलीफें आ रही हैं? ये जल जमाव यहाँ पे जो हुआ है ये हर साल होता है। यहाँ पे प्रॉपर टाउन प्लानिंग ना होने का ये उत्तम उदाहरण है। जो नाला है इधर वो जाता है सीधा कल्याण में। हम लोग हर साल उनको बोलते, जो पहले वो था उल्लासनगर से बागुनी में जॉइन होता था। हर साल नेता लोग आते इलेक्शन में आश्वासन देते कि हम लोग ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट ये हर साल का ही है। रिहायशी सोसाइटी ही नहीं बल्कि मुंबई में वेयर हाउस तक डूब गए। ये कल्याण की तस्वीर है, जहां उल्हास नदी में आए उफान की वजह से आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। मुंबई में भारी बारिश से भले ही लोगों का जीना मुहाल हो, लेकिन मुंबई वालों के लिए ये एक अच्छी खबर भी लेकर आया है। बारिश की वजह से जल आपूर्ति करने वाली झीलें तेजी से भरी हैं। इस वजह से बीएमसी ने 29 जुलाई से जिस पानी की कटौती का ऐलान किया था उसे अब वापस ले लिया गया है। आज तक ब्यूरो। अब हम आपको गुजरात की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां भी लोगों का हाल बेहाल है। कच्छ और सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा बरसात हो रही है। मॉनसून सीजन के दौरान अब तक राज्य के 7 जिलों के से 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। गुजरात में बाढ़ और बारिश से अब तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्वामित्र नदी के किनारे बसा गुजरात का वडोदरा शहर, जहां आजवा सरोवर से पानी छोड़े जाने से विश्वामित्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये हालात हादसों को न्योता दे रहे हैं। ये तस्वीर वडोदरा के अकोटा इलाके की है, जहां फायर ब्रिगेड की टीम ने 20 लोगों का रेस्क्यू किया। गुजरात के बनासकांठा में भी बारिश होने से हालात खराब है। वहां 4 लेन हाईवे पर घुटनों तक पानी भरने से ट्रैफिक में गाड़ियां फंस गई। जूनागढ़ में बारिश से भारी तबाही देखने को मिल रही है। जूनागढ़ जिले में 5 दिन में 30 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई है, जिससे कई गांव पानी में डूब गए। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश के भी कई इलाके पानी के नीचे हैं। ये मध्य प्रदेश का कटनी है। रेलवे ट्रैक पर पानी ही पानी है और उस पानी में डूबे ट्रैक पर भारी भरकम ट्रेन मानो तैरती हुई चली आ रही है।
भारी बारिश के बाद ऐसा मंजर हो गया कि ट्रेनों को आगे बढ़ने के लिए जूझना पड़ा। हालात ये हैं कि रेल कर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है, वहीं स्टाफ पानी से भरे रेल ट्रैक पर चलकर ट्रेन को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं। कटनी जिले में मूसलाधार आफत का सिलसिला थम नहीं रहा। ये तस्वीरें देखिए, रिहायशी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। बडवारा तहसील क्षेत्र से गुजरने वाली छोटी महानदी पूरे शबाब में है। पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं। कटनी जिले में मूसलाधार बारिश से डीमरखेड़ा और बहोती बंद तहसील में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लोग घर की छत में डेरा जमाए हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए लगाया गया है। सिमरार नदी और बेलकुंड नदी में बने पुल में पानी आ जाने से कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट गया। जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़े जलस्तर वाले कई नदी नालों और पुल पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है। उत्तर प्रदेश का झांसी भी बारिश से जंग लड़ रहा है। तस्वीरें एक रिजॉर्ट की है, जिसके बाहर पानी बह रहा है। ये बाजार की तस्वीर है। सड़क पर पानी का राज है। झांसी के दतिया गेट, थापक बाग, खुशीपुरा, तालपुरा समेत कई इलाकों में जल भराव देखा गया। राहगीरों को नदी में तब्दील हुई सड़कों पर से गुजरना पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।